हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एचपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर इरिगेशन डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम 8 सितंबर 2024 को हुआ था। आज इस वीडियो में हम उसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हम इसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। तो इस वीडियो को, पूरे पेपर को हम पार्ट्स के अंदर करेंगे। एक ही पार्ट के अंदर पूरा सॉल्यूशन नहीं करेंगे, 2 या 3 पार्ट्स में आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसा कि आप ये देख सकते हो, ये मास्टर क्वेश्चन पेपर है असिस्टेंट इंजीनियर इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा के एग्ज़ाम का। जो ये क्वेश्चन पेपर है, ये आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। इसकी आंसर की और जो भाई ये पूरा क्वेश्चन पेपर है, ये हमने इस चैनल के ऊपर डाला हुआ है, AE-JEE सिविल क्लब हरियाणा। इसका लिंक आपको चैनल डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों, आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके अलावा जो स्टूडेंट मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं, उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। SSC JEE 2022 और SSC JEE 2023 मैंने क्लियर किया हुआ है। 2022 में मेरे को BRO डिपार्टमेंट मिला था और 2023 में मेरे को CPWD मिला है। मेरी ऑल इंडिया 8th रैंक थी सिविल के अंदर। उसके अलावा मैं हरियाणा के जो इंजीनियरिंग एग्ज़ाम है, उनके रिलेटेड तैयारी करवाता हूँ। चैनल के ऊपर आपको हरियाणा इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। और अगर आपको थोड़ी सी आवाज़ अगर कम लग रही हो तो आप वॉल्यूम इनक्रीज़ कर सकते हो और स्पीड को भी इनक्रीज़ कर लेना, अगर आपको सॉल्यूशन थोड़ा सा भाई कम स्पीड में लगे तो अपना सॉल्यूशन अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द पॉइजंस रेशो इफ़ द बल्क मॉडुलस एंड द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आर K एंड G रिस्पेक्टिवली। तो आपको बल्क मॉडुलस दे रखा है K और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी G। तो पॉइजंस रेशो यानी जिसको हम म्यू से भी लिखते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। 3K माइनस 2G डिवाइड बाई 6K प्लस 2G। ये किसका फॉर्मूला होता है, पॉइजंस रेशो का। ये सोम से क्वेश्चन आया हुआ था। उसके अलावा अगर आपसे पेपर में ये पूछे E की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो और फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। उसके अलावा हम क्या लिखते हैं, E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। तो ये तीनों फार्मूले आपको पता होने चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और आपके एग्ज़ाम में ये काम आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, D ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉर्ट कॉलम ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर D एंड इंटरनल डायमीटर D स्मॉल d कैरी ए इसेंट्रिक लोड W। इसेंट्रिक लोड लगने लग रहा है। इसेंट्रिक का क्या मतलब है भाई, कोई भी आपका भाई कॉलम है, अगर उसके बिल्कुल सेंटर में लगने लग रहा है तो भाई एक्सियली लोड हो गया। अगर सेंटर में ना लग के लोड कहीं साइड में लगने लग रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसेंट्रिक लोड बोलेंगे उसको। ग्रेटेस्ट इसेंट्रिसिटी विच द लोड कैन हैव विदाउट प्रोड्यूसिंग द टेंशन ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम वुड बी। आप मैक्सिमम कितनी इसेंट्रिसिटी के ऊपर लोड लगा सकते हो कि भाई कॉलम के अंदर कोई भी टेंशन डेवलप ना हो। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जो शॉर्ट कॉलम है भाई, एक्सटर्नल डायमीटर D है और इंटरनल डायमीटर स्मॉल d, यानी होलो आपका वो है कॉलम है, तो उसके अंदर आप कितनी इसेंट्रिसिटी मैक्सिमम परमिट कर सकते हो, कैपिटल D का स्क्वायर प्लस स्मॉल d का स्क्वायर डिवाइड बाई 8D। D स्क्वायर प्लस स्मॉल d का स्क्वायर डिवाइड बाई 8 कैपिटल D। ये क्या है, मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी है। मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी का क्या मतलब हो गया, हम इसको भाई सेंटर से मेजर करने लग रहे हैं। इसको हम कहाँ से मेजर करने लग रहे हैं, सेंटर से। अगर जो अंदर वाला जो रीजन बनेगा जिसके ऊपर लोड लगाएं और कोई भी मतलब टेंशन डेवलप ना हो, तो उसका डायमीटर किसके इक्वल होगा। अगर आपको उससे डायमीटर पूछेगा तो आपका आंसर क्या होता है, आपका आंसर होता है D स्क्वायर प्लस स्मॉल d स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू D। ये उसका क्या हो जाता है, डायमीटर हो जाता है। उसके अलावा दोस्तों और क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि भाई एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के अंदर जो ये ऐसा जो रीजन होगा जिसमें हम लोड लगाएं और कोई भी टेंशन डेवलप ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, KERN। और ऐसी शेप का वो रीजन बनता है, उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, B डिवाइड बाई 3। भाई जो भी इसकी विड्थ होगी या लेंथ होगी, B डिवाइड बाई 3 और L डिवाइड बाई 3। सर्कल होगा तो क्या बनेगा, मान लो सर्कल होगा तो उसके लिए क्या आएगा, जो सेंटर में रीजन आएगा वो क्या होता है, डायमीटर डिवाइड बाई 4। डायमीटर डिवाइड बाई 4। अगर इसेंट्रिसिटी पूछ जाएगा तो हम सेंटर से मेजर करेंगे D डिवाइड बाई 8।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द Euler formula for the buckling load PE is equal to N, the value of factor N is the least in case of a column with। भाई जो यूलर फॉर्मूला होता है बकलिंग लोड के लिए क्या होता है, P इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI डिवाइड बाय जो इफेक्टिव लेंथ है उसका स्क्वायर। यही होता है ना यूलर लोड का फॉर्मूला। और यूलर लोड हम किसके लिए करते हैं भाई, क्रिपलिंग लोड के लिए, बकलिंग लोड के लिए, तो जिस पे कॉलम हमारा बक्कल हो जाए। तो इसके अंदर ये कहने लग रहा है जो यूलर के अंदर बकलिंग लोड है उसकी जो वैल्यू होती है सबसे कम कौन से वाले केस के अंदर होगी, सबसे कम वाला केस कौन सा होगा, जब भाई इफेक्टिव लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा। और इफेक्टिव लेंथ के जो हम 4 या 5 केस पढ़ते हैं उसके अंदर मैक्सिमम इफेक्टिव लेंथ किसके अंदर होती है, इफेक्टिव लेंथ मैक्सिमम कितनी होती है आपको पता है, 12 होती है। और कौन से वाले केस में, जो इस टाइप का कॉलम होता है भाई, एक तरफ से फिक्स है एक तरफ से फ्री है, इसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी होती है, 12 होती है। यानी कि वन एंड तो इसका फिक्स है और दूसरा एंड इसका फ्री है, इसके अंदर इफेक्टिव लेंथ 12 होगी। और यानी इस फॉर्मूले के अंदर जो बकलिंग लोड है वो क्या आएगा, सबसे कम। यानी कम से कम लोड लगाने के ऊपर ही हमारा कॉलम क्या हो जाने लग रहा है, बक्कल हो जाने लग रहा है, फेल होने लग रहा है। तो मिनिमम वैल्यू पूछी थी, मिनिमम वैल्यू कब आएगी, 1 फिक्स अदर इंच। और यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हो भाई ऊपर कोई सपोर्ट नहीं है, आपने यहाँ लोड लगाएगा तो कॉलम आपका क्या हो जाएगा, ऐसे बक्कल हो जाएगा। बकलिंग यानी कि बीच से मुड़ जाना। अगला क्वेश्चन, एन इलास्टिक बॉडी हैविंग द पॉइजंस रेशो म्यू इज सब्जेक्टेड टू अ डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा एक्स इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। भाई इलास्टिक बॉडी है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर उसके ऊपर हमने कौन सी फोर्स लगाई, कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाई। इफ़ द लेटरल स्ट्रेन इन द अदर टू डायरेक्शंस आर प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड इन दो डायरेक्शन एंड सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा जेड, तो उनकी वैल्यू कितनी की किसके इक्वल होगी, जो सिग्मा वाई है और सिग्मा जेड है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो भाई एक इलास्टिक बॉडी है, 3 डायमेंशनल बॉडी है, कैसी 3 डायमेंशनल। आपने इसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगाया कितना, सिग्मा एक्स, और इसका पॉइजंस रेशो कितना दिया हुआ आपको, म्यू दिया हुआ है। तो भाई जब आपने इसके ऊपर ये सिग्मा एक्स फोर्स लगाया एक्स डायरेक्शन के अंदर, तो जो इसकी बाकी डायरेक्शन है वाई और जेड डायरेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेन आया होगा। लेकिन इन्होंने क्या लिखा हुआ, जो स्ट्रेन है बाकी 2 डायरेक्शन में वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। अदर 2 डायरेक्शंस क्या है, 0 है, उसको हमने क्या कर दिया, प्रिवेंट कर दिया। तो जो स्ट्रेन होता है किसी भी डायरेक्शन में, मान लो हमें वाई डायरेक्शन के अंदर स्ट्रेन लिखना है, ठीक है, जो कि हमें दे रखे 0 दे रखे हमें, वो किसके बराबर होगा भाई, वाई डायरेक्शन में जो भी हमारा स्ट्रेस है डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। भाई इलास्टिक बॉडी है, तीनों डायरेक्शन में हम इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिक सेम मान के चलेंगे, माइनस भाई जो बची हुई दूसरी डायरेक्शन में है उनके अंदर जो इसके ऊपर स्ट्रेस लगने लग रहा है उसकी वजह से इसके अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेन आएगा। तो पॉइजंस रेशो के टर्म में हम उसकी वैल्यू लिख लेते हैं माइनस म्यू सिग्मा जेड डिवाइड बाय ई, माइनस म्यू सिग्मा एक्स डिवाइड बाय ई। भाई किसी भी डायरेक्शन में आपको अगर स्ट्रेन निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे, उस डायरेक्शन में स्ट्रेस जो लगने लग रहा है माइनस में बची हुई 2 डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है उसकी वजह से जो उस वाले डायरेक्शन के अंदर स्ट्रेन आया उसको माइनस कर देते हैं। अब जो सिग्मा वाई है और जो सिग्मा जेड है ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, 0 के इक्वल, क्योंकि हमें क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ये 0 के इक्वल होगा, प्रिवेंट कर रखे हैं आपने। जो नीचे का ई है वो सबसे आप हटा लो, सिग्मा वाई 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई बाई म्यू। तो सिग्मा वाई जो कि सिग्मा जेड के बराबर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, सिग्मा एक्स म्यू डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आप इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। ये वाला काफ़ी जगह आपका काम आता है, भाई स्ट्रेन का हम कैसे निकालते हैं। अगला क्वेश्चन, ए बीम हैज ए सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हैविंग अ डायमीटर डी। एक बीम है उसकी शेप कैसी, सर्कुलर शेप की बीम है आपके पास जिसका डायमीटर कितना है, डी है। इसके ऊपर आपने शियर फोर्स लगा दी एफ, इसके ऊपर आपने कितनी शियर फोर्स लगाई है, एफ शियर फोर्स लगाई है।
तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितनी होगी। तो सोम के अंदर जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के फॉर्मूले पढ़ते हैं, डायरेक्ट अप्लीकेशन करनी थी, वे मैं फॉर्मूले बता देता हूँ। अगर रेक्टेंगल होगा, अगर ट्रायंगल होगा, तो इसके अंदर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किसके बराबर होगा, 3/2 टाइम्स ऑफ एवरेज। अगर सर्कल होगा तो इसके अंदर कितना होगा मैक्सिमम, 4/3 ऑफ शियर स्ट्रेस ऑफ एवरेज। तो हमें सर्कल दिया हुआ, तो हमें सर्कल वाला फॉर्मूला लगाना था। ठीक है, हम फॉर्मूला लगा देते हैं। एवरेज स्ट्रेस किसके बराबर होगा, यानी मैक्सिमम निकाला तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखता हूँ मैं, 4/3 ऑफ एवरेज। एवरेज किसके बराबर होगा, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। एरिया किसके बराबर होता है, π/4 ऑफ डायमीटर का स्क्वायर। तो सोल्व करने पे कितना आ गया, 4 4 जा 16, ये आ गया 16 डिवाइड बाय 3 एफ डिवाइड बाय πd², यानी कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, 16f/3πd²। तो डायरेक्ट जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है उससे आप इसको सोल्व कर सकते थे। क्वेश्चन ठीक ठाक थे, लेकिन इसमें क्या था, बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपके आएंगे देखना आप, जिसके अंदर कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बिना आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते थे। लेकिन कैलकुलेटर अलाउड था नहीं, तो कम से कम 15 से लेके 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप चाह के भी सोल्व नहीं कर सकते थे इसके अंदर। तो ये एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट था। वो भाई जिसने भी पेपर सेट किया उसको इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, भाई बिना कैलकुलेटर के स्टूडेंट इसको कैसे सोल्व करेंगे। खैर कोई नहीं, क्वेश्चंस को हम देखते हैं अगले को। 6th नंबर क्वेश्चन, 3 हिंज पैराबोलिक आर्च, 3 इंच की पैराबोलिक आर्च है। कैसी शेप होती है इसकी, भाई पैराबोलिक आर्च ऐसी होती है, 3 इंच है, एक इंच ये हो गया, दूसरा इंच ये हो गया, और तीसरा इंच इसके टॉप के ऊपर होता है। ठीक है, जिसका स्पैन L है, भाई इसका L लेंथ है इसकी, सेंटर राइज इसका H है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड W पर मीटर लेंथ ऑन दी लेफ्ट हाफ स्पैन। जो लेफ्ट हैंड साइड का इसका आधा स्पैन है, यानी कि ये वाला इसके ऊपर क्या लगने लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगने लग रहा है इसके ऊपर। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट दी सपोर्ट, जो सपोर्ट है उसके ऊपर कुछ रिएक्शन आएगा, भाई इसको A मान लो, इसको B मान लो। जो रिएक्शन है सपोर्ट के ऊपर उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं मैं, ये ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन था। जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो कोई भी हमारा ऑप्शन इसके अंदर मैच नहीं करता है। ऑफिशियल आंसर की में इसका जो आंसर है वो A दिया हुआ है, WL² डिवाइड बाई 12H। लेकिन अगर हम एक्चुअल में देखेंगे तो कोई भी ऑप्शन इसका मैच नहीं करता। इसको सोल्व कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। भाई 3 हिंज की आर्च, A, B और C इनके ऊपर हिंज है। तो हिंज का क्या मतलब है, भाई उसके ऊपर मूवमेंट 0 होगा, किसी भी हिंज के ऊपर मूवमेंट क्या होगा, 0 होगा। उसके अलावा आप इस आर्च के अंदर देख सकते हो, भाई A और C यानी कि लेफ्ट हैंड पोर्शन के बीच में W इंटेंसिटी का लोड लगने लग रहा है पर मीटर लेंथ के हिसाब से। तो टोटल लोड कितना हो जाएगा, W × L/2, और लगेगा कितने डिस्टेंस पे, भाई L/4 के ऊपर, यानी बिल्कुल सेंटर पे लगेगा ना। यानी इसका जो सेंटर ऑफ मास कह लो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, L/4 होगा। ठीक है, और भाई आपने एज्यूम कर लिया A के ऊपर इस तरीके से हॉरिजॉन्टल फोर्स लगने लग रही है और B के ऊपर इस तरीके से, यानी B के ऊपर लेफ्ट हैंड की तरफ, A के ऊपर राइट हैंड की तरफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, A वाले हिंज के ऊपर मूवमेंट का सम ले लेंगे। तो हिंज है तो हिंज का मतलब आपको अच्छे से पता है, भाई मूवमेंट इसका 0 होगा। मूवमेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। तो A के ऊपर कौन कौन सा मूवमेंट लगेगा, तो सबसे पहले जो B के ऊपर है, रिएक्शन एट B मल्टीप्लाई बाय जो इसकी लेंथ है। जो A वाला हिंज है इसके ऊपर कौन सा, रिएक्शन एट B, और ये कौन से कैसे डायरेक्शन में लगने लग रहा है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि हैप्पी बीम बनने लग रही है ना इसके अंदर। हैप्पी बीम के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव। RB × L, ये L लेंथ है, और ये किसके इक्वल होगा, जो इसके ऊपर ये फोर्स लगने लग रहा है इसकी वजह से जो मूवमेंट होगा उसके इक्वल होगा। फोर्स कितना है, WL/2, कितनी लेंथ के ऊपर लगने लग रहा है, L/4 लेंथ के ऊपर। ये आप देख सकते हो इसका, भाई L/2 ये वाली लेंथ थी, तो इसका सेंटर कहाँ पे होगा, L/4 के ऊपर होगा।
तो रिएक्शन एट बी हमारा कितना आ गया WL/8। तो रिएक्शन एट ए कितना आ जाएगा 3/8 W/L। ये हमने क्या निकाला वर्टिकल वाला। आपको अच्छे से पता है भाई RA प्लस RB ये किसके बराबर होंगे WL/2। पहले आपने RB निकाल लिया फिर आपने RA निकाल लिया, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हॉरिजॉन्टल वाला। तो अब हमें कहाँ पे मूवमेंट निकालना पड़ेगा। हमें जो ये C वाला हिंज दिया हुआ है, ये C वाला हिंज दिया हुआ है, इसके ऊपर हम मूवमेंट को निकाल लेंगे। समेशन ऑफ मूवमेंट एट C इज इक्वल टू 0। तो हम राइट हैंड साइड के ऊपर देख लेते हैं C के राइट हैंड साइड पे कौन कौन से मूवमेंट लगने लग रहे हैं। एक तो जो इसके ऊपर रिएक्शन है ये ऐसे मूवमेंट लगाएगा, जो हॉरिजॉन्टल वाला है ऐसे मूवमेंट लगाएगा। केवल दो ही मूवमेंट लग रहे हैं। अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ देखें, आप किसी भी साइड देख के इसको सोल्व कर सकते हो, सेम ही आंसर आएगा। तो WL/8 मल्टीप्लाई बाई L/2 इज इक्वल टू HB/H। तो HA और HBN की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास WL² डिवाइड बाई 16H। तो जो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है R सुब्रमण्यम ने जो बुक लिखी हुई है पेज नंबर 67 के ऊपर भी आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। क्या करेक्ट आंसर है इसका WL² डिवाइड बाई 16H। ये थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर S रामा ने बुक को लिखी हुई है। तो सेम यही वाला क्वेश्चन है, बस वैल्यू अलग लिखी हुई है। हमको W की टर्म में निकालना था, इसने W और L की वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, B के ऊपर मूवमेंट को 0 करेंगे, वहाँ से वर्टिकल रिएक्शन निकाल लेंगे। फिर C के ऊपर भाई सम ऑफ मूवमेंट ले लेंगे हम, या तो राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे। और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन था, कोई भी ऑप्शन इस वाले में मैच नहीं कर रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। When there is a reduction in amplitude over every cycle of vibration, then the body is said to be have। तो जो ऑफिशियल आंसर की है इसका भी कुछ गलत आंसर दिया हुआ है, लेकिन अगर सही आंसर देखें हम स्टैंडर्ड बुक के हिसाब से तो क्या होना चाहिए डैम्प्ड वाइब्रेशन। जब किसी भी चीज़ की जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन की हर साइकिल के बाद कम होती जा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे डैम्प वाइब्रेशन। जैसे भाई कोई बॉल है, ये आपकी ज़मीन है, आपने बॉल को ज़मीन से नीचे गिरा दिया, उछलने वाली बॉल है तो कैसे करेगी, ऐसे उछलेगी, ठीक है, इसकी वाइब्रेशन कम होती जाएंगी। तो ये एक टाइप से क्या हुआ डैम्प वाइब्रेशन। लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अंदर इसका कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है अंडर डैम्प वाइब्रेशन। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड बुक के हिसाब से देखें भाई, ये टेक्स्ट बुक ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन्स बाय डॉक्टर JS बरार एंड RK बंसल। तो डैम्प वाइब्रेशन की आप डेफिनेशन पढ़िए, ए वाइब्रेशन इन विच देयर इज रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड ओवर एवरी साइकिल ऑफ वाइब्रेशन। तो सेम लैंग्वेज यूज करी हुई है ना भाई, हर साइकिल की जो वाइब्रेशन है उसके बाद एम्पलीट्यूड हमारा कम होता जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे डैम्प वाइब्रेशन। जब एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करेंगे तो जो एनर्जी होती है वो क्या होती है कम होती रहती है भाई, फ्रिक्शन की वजह से या कोलिजन की वजह से, कुछ भी कह लो आप उसको। जो बॉडी होती है फाइनली रेस्ट के अंदर आ जाती है, तो उस वाली वाइब्रेशन को हम क्या बोलते हैं डैम्प वाइब्रेशन। उसके अलावा आपको फ्री और फोर्स वाइब्रेशन भी पता होनी चाहिए क्या होती है। तो फ्री वाइब्रेशन क्या होती है, ऐसी वाइब्रेशन जिसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बॉडी के ऊपर नहीं लगती। आपने भाई उस ऑब्जेक्ट को कुछ डिस्प्लेसमेंट दे के छोड़ दिया और वो अपने आप वाइब्रेशन करती रहेगी, तो उसको हम करेंगे फ्री वाइब्रेशन। और भाई इसके अंदर जो फ्रिक्शन वाले लॉस हैं और जो बाकी लॉस हैं उसको हम क्या कर देते हैं नेगलेक्ट कर देते हैं। एक होती है फोर्स वाइब्रेशन, जैसे कि नाम से ही पता चलने लग रहा है भाई एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम इसको वाइब्रेट करवाते हैं। तो ये 3 टाइप की वाइब्रेशन होती है। तो 7th का कौन सा करेक्ट आंसर है डैम्प वाइब्रेशन। जो ऑफिशियल आंसर किया उसके अंदर क्या दिया हुआ है अंडर डैम्प वाइब्रेशन। तो भाई ऑफिशियल भी बताना जरूरी है आपको, भाई कल को आप ये ना को आपको ऑफिशियल वाला आंसर की मैं क्या आंसर दिया था वो नहीं बताया मैंने। अगला क्वेश्चन, एज पर IS 456 अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द श्रिंकेज स्ट्रेन। तो क्या पूछा हुआ श्रिंकेज के अंदर स्ट्रेन कितना होगा, तो क्या होता है 0003। श्रिंकेज के अंदर कंक्रीट के अंदर कितना स्ट्रेन आता है 0003। तो ये आप याद कर सकते हो। एक होता है भाई बेंडिंग के अंदर, बेंडिंग में हम कितना लेते हैं, बेंडिंग में हम लेते हैं 0.0035।
एक होता है कंप्रेशन में भाई कॉलम है, तो कंप्रेशन में हम कितना ले लेंगे 0.002। तो ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग स्ट्रेन की वैल्यू होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, इन ए डबली रीइंफोर्समेंट सेक्शन स्ट्रेस इन द स्टील इन कंप्रेशन इज नॉर्मली। डबल रीइंफोर्समेंट का सेक्शन है। डबल रीइंफोर्समेंट आप अच्छे से समझते हो भाई, यहाँ टेंशन में भी स्टील है और कंप्रेशन के अंदर भी स्टील है भाई। ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस हो गई, इसके ऊपर कंप्रेशन, नीचे इसके टेंशन। तो जो स्टील होती है कंप्रेशन के अंदर, उसके अंदर नॉर्मली कितना वो होता है भाई, स्ट्रेस होता है। तो जो कंप्रेशन के अंदर यानी ये वाली स्टील है, उसके अंदर 0.87 FY से कम स्ट्रेस होता है। और ये चीज़ आप ऐसे भी समझ सकते हो भाई, कैसे समझ सकते हो आप, कंक्रीट के अंदर कितना स्ट्रेस होता है, हम 0.446 FCK, हम इतना ही स्ट्रेस मान के चलते हैं ना कंक्रीट के अंदर भाई, 0.446 FCK। और भाई कंक्रीट का ग्रेड क्या होता है, 20 ग्रेड की M20 है, M30 है। तो ये वैल्यू किसके आसपास आ जाती है भाई, 10-15 इसके आसपास। और स्टील के अंदर स्ट्रेस कितना होता है 0.87 FY। FY की वैल्यू कितनी होती है भाई, 250 होती है, 450 होती है। यानी ये तो होती है करीब करीब, अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो कितनी आ जाती है, 150 180 उसके आसपास आ जाती है। और ये वैल्यू है 15। तो भाई जब कंक्रीट के अंदर ही 15-16 इतने के आसपास का स्ट्रेस आने लग रहा है, तो जो उसके अंदर स्टील लगी हुई है वो कहाँ से ज़्यादा का स्ट्रेस ले लेगी। तो क्या रहेगा वो 0.87 से FY का ही से कम स्ट्रेस आता है कंप्रेशन वाली स्टील में। कंप्रेशन वाली स्टील में टेंशन वाले स्टील के कंपैरिजन में कम स्ट्रेस आता है। और इसको आप वैसे भी समझ सकते हो भाई, जो भी हम बीम को डिज़ाइन करेंगे तो हमेशा उसको हम अंडर रीइंफोर्समेंट बनाने की कोशिश करते हैं। अंडर रीइंफोर्समेंट होने की वजह से जो टेंशन वाली साइड की स्टील होती है उसकी तो पूरी स्ट्रेंथ यूटिलाइज हो जाएगी, लेकिन जो कंप्रेशन में अगर हमने स्टील मान लो लगानी पड़ भी रही है तो उतना ज़्यादा लोड उसको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, इन ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब द अल्टरनेट बार आर कर्टेल एट अप्रोक्सीमेटली 1/7 ऑफ द स्पैन। तो ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल SSC JEE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या SSC JEE PYQ। तो सिंपली सपोर्टेड स्लैब के अंदर बार्स को हम कर्टेल कर देते हैं 1/7 ऑफ द स्पैन लेंथ। भैया कर्टेलमेंट क्या होता है भाई, कर्टेलमेंट होता है भाई ये सरिया है आपकी, ये पूरी स्लैब है, स्लैब का लो बीम है, ये सरिया ऐसे जाने लग रहा है, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है, हमें उतने स्टील की ज़रूरत होती नहीं भाई। मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट तो कहाँ पे होता है, सेंटर के ऊपर होता है। मान ले जो किनारे के ऊपर तो उतना बेंडिंग मूवमेंट होता नहीं। तो कुछ जो सरिया होता है उसको हम ऐसे करके मोड़ देते हैं, कुछ सरिये को हम ऐसे मोड़ देते हैं, ठीक है। आप समझ सकते हो बात को भाई, यहाँ मैक्सिमम आ गया, यहाँ पे ये वाला सरिया हमने ऐसे मोड़ दिया। तो कुछ ऐसा हो गया भाई, यहाँ पे कोई सरिया नहीं है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कर्टेलमेंट, ताकि नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट को रजिस्ट कर सके। नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट यानी जो ऊपर वाले सेक्शन के अंदर आएगा, तो इस वजह से हमें कर्टेलमेंट करना पड़ता है। कर्टेलमेंट यानी कि सरिये को आपने वहाँ से हटा दिया, आप क्या करते हैं, मोड़ के उसको ऊपर की तरफ लगा देते हैं। तो 1/7 ऑफ दिस स्पैन पे हम उसको कर्टेल करते हैं। अगला क्वेश्चन, एज पर IS 13920 द लैप स्प्लाइस इन द कॉलम शैल नॉट बी यूज फॉर बार ऑफ डायमीटर ग्रेटर देन। जो लैप स्प्लाइसेस होती हैं उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है, तो 32 mm से ज़्यादा बड़े सरिये के लिए हम लैप स्प्लाइस का यूज नहीं करते। ये लैप स्प्लाइस होते क्या है भाई, कॉलम है जो अच्छा सरिया की मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है भाई, मान लो 12 मीटर का मैक्सिमम लेंथ है सरिये की, और आपको ज़रूरत पड़ रही है 15 मीटर की। तो हम क्या करेंगे, एक सरिया ऐसे रखेंगे, दूसरा सरिया ऐसे, और इसको हम बांध देंगे आपस में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लैप स्प्लाइस। यानी कि सरिये की आपने लेंथ बढ़ा दी लैप करके, यानी कि दो सरिये आपस में एक साथ टच करके आपने रख दिए इस टाइप से। तो मैक्सिमम डाया कितना हो सकता है, 32 mm का डाया हो सकता है, उससे बड़े वाले सरिये को हम लैप नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन EI dy3/dx² एट एनी सेक्शन फॉर द बीम इज इक्वल टू। तो dy3/dx² यानी कि ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन हो गया y का, तो ये किसके इक्वल होता है, ये होगा शियर फोर्स एट दैट सेक्शन।
किसके इक्वल होगा, शियर फोर्स के बराबर। आपको अच्छे से पता है भाई d² y dx² m/EI ये किसके इक्वल होता है, ये कर्वेचर के बराबर होता है ना। ये आपस में इक्वल होंगे तीनों, ठीक है। ये किसके इक्वल, m/EI। अब आपने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया और ये किसके इक्वल है, मूवमेंट के इक्वल है। तो मूवमेंट का डिफरेंशिएशन, बेंडिंग मूवमेंट का डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होता है, शियर फोर्स के। यानी इसको आपने एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया मूवमेंट को, तो आपको क्या आ जाएगा, शियर फोर्स। उस वाले सेक्शन के ऊपर शियर फोर्स क्या है, तो 12th का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, ए लॉन्ग शाफ्ट ऑफ डायमीटर d इज सब्जेक्ट टू द ट्विस्टिंग मूवमेंट d एट इट्स एंड, द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग एट इट्स क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू। अब ये कहाँ का क्वेश्चन है, ये है भाई गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ये कहाँ का है, गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसलिए मैंने आपको कहा था भाई आप गेट के और एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके चले जाना। तो क्या कह रखा आपसे, एक शाफ्ट है, शाफ्ट कुछ ऐसा होता है यानी सिलेंड्रिकल शेप का। इसके ऊपर आपने ट्विस्टिंग मूवमेंट लगा दिया, इसके किनारों पे आपने ट्विस्टिंग मूवमेंट टी लगा दिया इसके एंड के ऊपर, तो पूरा सिलेंडर क्या हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा, यानी कि मरोड़ दिया आपने पूरे सिलेंडर को, शाफ्ट को। तो इसके अंदर क्या डेवलप होगा, टॉर्जनल शियर स्ट्रेस डेवलप होगा इसके अंदर। लेकिन हमसे पूछ जा क्या, नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है भाई, आपने यहाँ से इसको काट कर दिया, आपने यहाँ से इसको कट कर दिया, काट दिया, तो आप सामने से यहाँ से आप इसको देखोगे तो ऐसे सिलेंडर दिखेगा। तो यहाँ पे जो इसके ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस है वो कितना लगने लग रहा है। अरे भाई जब आप इसको ट्विस्ट करने लग रहे हो तो यहाँ पे इसके क्या होएगा, शियर स्ट्रेस डेवलप होएगा, लेकिन नॉर्मल स्ट्रेस थोड़ी ना डेवलप होगा। नॉर्मल स्ट्रेस इसके अंदर डेवलप नहीं होएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 0। नॉर्मल स्ट्रेस आप समझने लग रहे हो ना, यानी परपेंडिकुलर जो स्ट्रेस लगेगा इसके ऊपर, ऐसे टॉर्जनल तो लगेगा भाई, टाउ तो लगेगा इसके ऊपर, जो टॉर्जनल शियर स्ट्रेस है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 0। नॉर्मल स्ट्रेस इसके अंदर 0 होगा, यानी इसके परपेंडिकुलर कोई स्ट्रेस नहीं लगेगा, जो केवल टॉर्जनल शियर स्ट्रेस लगेगा। अगला क्वेश्चन, गजट प्लेट आर डिज़ाइन टू रजिस्ट। तो गजट प्लेट्स होती हैं, उसको हम किसको रजिस्ट करवाने के लिए डिज़ाइन करते हैं, तो गजट प्लेट को हम शियर और बेंडिंग रजिस्ट करवाने के लिए डिज़ाइन करते हैं। गजट प्लेट्स होती क्या है भाई, स्टील की एक भारी भरकम प्लेट होती है, बाकी और सारे जो मेंबर हैं उसके साथ कनेक्ट होते हैं। भाई एक सिंगल स्टील की प्लेट होती है, बाकी जो भी और एलिमेंट है वो इससे इस तरीके से कनेक्ट रहेंगे भाई, आपस में कनेक्ट हैं, जैसे भी हैं, रिवेट कर रखे हैं या भाई वेल्डेड कर रखे हैं। तो जो मेन प्लेट है उसको हम क्या कह देते हैं, गजट प्लेट। इसको हम किसके लिए डिज़ाइन करवाते हैं, शियर और बेंडिंग के लिए। क्या रजिस्ट करेगी ये प्लेट हमारी, शियर और बेंडिंग, तो उसको रजिस्ट करवाने के लिए इसको हम डिज़ाइन करते हैं। अगला क्वेश्चन, एंड रिटर्न इन द फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन। जो फिलेट वेल्ड होते हैं उसकी आखिरी में हमें कुछ स्पेस छोड़ देते हैं, या भाई उसको हम काउंट नहीं करते, तो उसको उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, 2 टाइम द साइज ऑफ द वेल्ड। जो इफेक्टिव लेंथ होती है फिलेट वेल्ड की वो क्या होती है, L-4S। यानी कि भाई आपने ये वेल्ड किया है ऐसे, तो किनारों पे 2S इधर 2S इधर, इसको हम क्या करते हैं, काउंट नहीं करते, तो उसको हम एंड रिटर्न बोलते हैं। और इसकी लेंथ कितने किसके इक्वल होगी, 2 टाइम द साइज ऑफ द वेल्ड। वेल्डिंग वाले में जो साइज़ होता है और जो थ्रोट थिकनेस होती है वे दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं, तो पेपर में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है इस चीज़ में, तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ द स्पैन लेंथ L कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ इंटेंसिटी W पर मीटर ऑन ए सेंट्रल वर्ड 1/3 ऑफ द स्पैन। भैया आपको सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखी है जिसके सेंट्रल 1/3 रीजन के ऊपर W पर मीटर लेंथ का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगने लग रहा है। भाई इसकी टोटल लेंथ L है, तो ये लोड किसके बराबर हो जाएगा, WL डिवाइड बाई 3। लोड किसके इक्वल हो जाएगा, WL डिवाइड बाई 3। और हमसे क्या पूछा गया, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको पता है सेंटर के अंदर आएगा। और अगर हम सिमेट्री के हिसाब से देखें तो सपोर्ट के ऊपर कितना रिएक्शन आएगा, इस पर WL/6, इस पर कितना रिएक्शन आएगा, इस पर आएगा WL/6। इतना ही रिएक्शन आएगा ना सिमेट्री के हिसाब से देखें तो। सेंटर के ऊपर आपको बेंडिंग मोमेंट बताना, यानी कि यहाँ पे आपको बेंडिंग मोमेंट बताना है, तो राइट हैंड साइड से देख लो या लेफ्ट हैंड साइड से देख लो। तो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन हम लिखते हैं
WL/6 इंटू L/2, ये L/2 डिस्टेंस हो गया ना WL/6 की वजह से, माइनस ये लोड कितना है WL/3, तो टोटल लोड है, हम केवल एक तरफ देखें तो कितना लोड आएगा WL/6, ठीक है। L/3 के ऊपर ये लगने लग रहा है, यानी जो ये है ये कितना है L/3, और इसके अंदर भी अगर हम केवल इस साइड का देखें तो ये कितना है L/3 का भी आधा, यानी कि L/6 हो गया। और ये इसका सेंटर कहाँ होगा, इस L/6 के आधे पे इसका सेंटर कहाँ होगा L/6 का भी आधा, यानी कि L/12 के ऊपर। अब बस इसको सिंपल सोल्व करना था, ये किसके इक्वल आ जाएगा 1/12 माइनस 1/72, तो ये हो जाएगा आपका, नीचे आ गया 72, ऊपर आ जाएगा 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5/72 WL²। अब ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है 5/72 WL², फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो थोड़े टाइम की दिक्कत हो सकती है थी इस वाले पेपर में, क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर लेंथी न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। मेंस के अंदर भी ये ऐसे ही करते हैं भाई, इनकी आदत है, क्या कर सकते हैं, पिछले जगह अगर आपने क्वेश्चन देखे होंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी 5/72 WL²। तो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट अपने हिसाब से देखना पड़ता है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन, ए कंटिन्यूस बीम हैविंग ए 2 इक्वल स्पैन, एक कंटिन्यूस बीम दी हुई है जिसके 2 इक्वल स्पैन है, कंटिन्यूस बीम है 2 इक्वल स्पैन है, ठीक है। विदाउट एनी फिक्स सपोर्ट, यानी कि भाई वैसे सिंपली सपोर्ट वाले सपोर्ट है, फिक्स नहीं कर रखी है हमने। W पर यूनिट लेंथ का इसके ऊपर लोड लगने लग रहा है। अब इसने ये तो बताया ही नहीं भाई पूरी बीम की लेंथ L मानने, या इसकी लेंथ L और इसकी लेंथ L करके 2L लेंथ माने, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जो सेंटर वाला ये पॉइंट है इसके ऊपर डिफ्लेक्शन कितने का आएगा। अब इसके अंदर दो तरीके हो सकते हैं, अगर आपने इस पूरे की लेंथ L मान ली, पूरे की लेंथ आपने L मान ली, तो आपका आंसर होएगा 5/8 WL। अगर आपने एक स्पैन की लेंथ L मानी, इसकी L मानी, तो इसका आंसर होएगा 5/4 W इंटू L। तो बहुत क्वेश्चन में ये वाला कन्फ्यूजन भी छोड़ दिया भाई, तुम बूझना क्या चाह रहे हो, ठीक है। तो पेपर में इस टाइप की चीज़ें थी, तो वो भी स्टूडेंट को अपने माइंड में उस तरीके से प्रिपेयर होने चाहिए कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत सारे आपको मिलेंगे जिनमें डाटा नहीं दे रखा होगा, कोई आंसर मैच नहीं करेगा, या बिना कैलकुलेटर के आप सोल्व नहीं कर सकते, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो मेंटली उस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर रहिए। ऑफिशियल आंसर इसका क्या है 6 ऑप्शन, इसका 6 वो सी ऑप्शन इसका ऑफिशियल आंसर है 5/4 W इंटू L। तो बी और सी दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि कॉन्टीन्यूस बी में भैया आपने स्पैन तो बताया नहीं, पूरे का हम L स्पैन मान के इसको सोल्व करें, या फिर केवल एक पार्ट का हम L स्पैन ले। तो दो केस बन सकते हैं, दोनों केस में हम इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं कैसे होएगा भाई कंटिन्यूस बी में, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो। पहले वाला केस देख लेते हैं, जब भाई पूरी बीम की लेंथ हमने L मानी है, पूरी बीम की लेंथ अगर हमने L मानी तब हमारा पहला केस बनता है। तो भाई जो डिफ्लेक्शन होता है सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की वजह से वो क्या होता है 5/384 WL/4/EI। तो पहले हमने सपोर्ट को RP है उसको हमने इग्नोर करके डिफ्लेक्शन बता दिया, इतना डिफ्लेक्शन आएगा। फिर जैसे कि आपको पता भाई कंटिन्यूस बीम है, यहाँ बी के ऊपर आपने सपोर्ट लगाया हुआ है, तो इस वजह से वहाँ पे क्या होगा जो नेट डिफ्लेक्शन है वो 0 होएगा, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होएगी। तो रिएक्शन जो बी वाला सपोर्ट है जितना वो रिएक्शन लगाएगा किसके, और उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होएगी और जो लोड लगाने लग रहे हैं उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होंगी वो दोनों आपस में इक्वल होएंगी। तो पॉइंट लोड की वजह से सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होती है, तो WL3/48 EI। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, दोनों को आपको कंपेयर करना है। बी के ऊपर रिएक्शन कितना आ गया 5/8 W इंटू L। ये कौन सा केस है जब हमने पूरी बीम की लेंथ L मानी है। तो भाई जब इन्होंने क्वेश्चन में कुछ दे ही नहीं रखा तो हम तो यही मान के सोल्व करेंगे ना भाई पूरी बीम की लेंथ L है। तो बहुत क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको आधे अधूरे थे बिना कैलकुलेटर के नहीं कर सकते। अब कमीशन क्या जानना चाहता है ऐसे क्वेश्चन देखे, तो भाई वो तो कमीशन ही जाने।
उसके ऊपर हम कोई भी कमेंट करने में सक्षम नहीं है। तो जैसे भी आप इसको सोल्व करते दो आपके आंसर आ जाते, वो मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। बी एंड सी विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज पर IS 456 reinforcement concrete in sea water और exposed directly along the sea coast shall having a grade of, जो RCC होती है सी कोस्ट के अलोंग, उसका हम कितना ग्रेड लेते हैं मिनिमम, हम M30 ग्रेड लेते हैं। हम कितना ग्रेड ऑफ कंक्रीट लेंगे, M30। अगर PCC होती तो PCC का मिनिमम ग्रेड हम कितना लेते, M20। कौन से केस में हम कर रहे हैं, सी वाटर वाले केस में, और RCC का हम लेते हैं M30। अगला क्वेश्चन, एज पर IRC 03/1983 नो व्हीकल शेल हैविंग ए विड्थ एक्सीडिंग, तो मैक्सिमम विड्थ किसी व्हीकल की कितनी हो सकती है, 2.5 मीटर। कितनी हो सकती है, 2.50 मीटर। तो ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। IRC के हिसाब से मैक्सिमम विड्थ तो व्हीकल हम कितनी लेते हैं, 2.5 मीटर। अलग अलग केस के अंदर भाई हम कितनी विड्थ लेते हैं, हाइट लेते हैं, वो आप देख सकते हो। नॉर्मल एप्लीकेशन के अंदर हम मैक्सिमम विड्थ कितनी लेते हैं, 2.5 मीटर। और ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो 2.7, तो 2.7 वाला ऑप्शन में था ही नहीं हमारा, तो कन्फ्यूजन नहीं हुआ। लेंथ अगर हम देखें तो सिंपल वाला व्हीकल है तो 9.5 मीटर, ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो 11.25 मीटर, आर्टिकुलेटेड व्हीकल है जिसकी 2 से ज़्यादा एक्सल है तो 16 मीटर, और ट्रैक्टर ट्रेलर है, ट्रक ट्रेलर है तो 18 मीटर। उसी तरीके से हाइट देखें तो नॉर्मल हाइट होती है 3.8, ISO कंटेनर, भाई जो कंटेनर होते हैं उनकी हाइट होती है 4.2, और डबल डेकर बस की हाइट होती है 4.75 मीटर। तो ये स्टेटमेंट आप याद कर सकते हो। तो 19th का हो गया, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, ऑन रोड हैविंग रेस्ट्रिक्टेड विड्थ और ऑन द सिंगल लेन रोड व्हेन टू वे मेजर मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक इज परमिटेड द मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस शुड बी, भाई सिंगल लेन का रोड है, इस साइड से भी ट्रैफिक आने लग रहा है, इस साइड से भी ट्रैफिक आने लग रहा है, तो भाई हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितना प्रोवाइड करते हैं। इस वाले केस में हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितना करेंगे, 2 इंटू SCD हम कितना करेंगे, 2 इंटू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर दोनों तरफ से व्हीकल आने लग रहे हैं, बीच में कोई मीडियन नहीं है या फिर सिंगल लेन का रोड है, तो 2 टाइम SCD हम प्रोवाइड करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही करते हैं। ज़्यादा करेंगे तो एक लेक्चर में आप भी बोर हो जाओगे, आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा। धीरे धीरे इसका हम पूरा सोल्यूशन देख लेंगे। आपके एग्ज़ाम से पहले आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। SSC के एग्ज़ाम के लिए, स्टेट के AE एग्ज़ाम के लिए और बाकी सब एग्ज़ाम के लिए भी ये सोल्यूशन आपका हेल्पफुल रहने वाला है। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, AE JEE CIVIL क्लब हरियाणा, जो हरियाणा के एग्ज़ाम है केवल उनके लिए है वो। बाकी SSC के लिए अलग वाला टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए इक्वली हेल्पफुल कंटेंट यहाँ पे मिलता रहेगा। थैंक यू।